नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो बोगे वही पाओगे, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन हम अपने बड़े बूढ़ों की बातें सुनते कहाँ हैं? हम उनके अनुभवों से सीखने की बजाय उनको अनसुना कर देते हैं, उन्हें खाट पर लिटा देते हैं। राजनीति में होते हैं तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डालकर उनका मुंह बंद करा देते हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमें तो उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि उनको ऐसे नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं तो हमें उनसे वही मिलता है जो हमने उनको दिया होता है। इस बात को आज प्रधानमंत्री मोदी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालकर उन्हें राजनीति से गायब कर दिया था। एक टाइम था जब आडवाणी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मुरली मनोहर जोशी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन मोदी के आते ही वो पीछे हो गए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद आडवाणी पूरी तरह से मोदी के साथ खड़े थे, लेकिन 2014 आते आते चेले ने गुरु को मात दे दी। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी और अमित शाह ने पहले उनको किनारे किया, जो उनसे वरिष्ठ थे, और बीजेपी पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। लेकिन राजनीति में जब कोई मजबूत होता है तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ती है वही लोग आवाज उठाने लगते हैं जिन्हें कभी किनारे कर दिया गया था। जिस मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को डाल दिया गया, पिछले 11 सालों में उस मंडल की ओर किसी ने देखा तक नहीं। लेकिन आज उसी मार्गदर्शक मंडल से बगावती सुर निकलने लगे हैं। जिनको मोदी जी ने राजनीतिक रूप से किनारे लगाया था, आज उसी मंडल ने मोदी जी को भी किनारे लगाने की ठान ली है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि आरएसएस की बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने कमाई में बढ़ती असमानता पर जताई चिंता। अब ललन टॉप में छपी ये खबर देखिए। इसमें लिखा है कि जीडीपी को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी की बेबाक राय, बोले स्थिति ठीक नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ ये बगावती सुर किसी और ने नहीं बल्कि सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने छेड़े हैं। दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में संघ की शताब्दी वर्षगांठ से एक हफ्ते पहले आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। ये बैठक बंद कमरों में हुई थी। इसमें संघ के आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 6 संगठनों, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती के करीब 80 प्रतिनिधि मौजूद थे। इस खास बैठक में मुख्य वक्ता थे वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वही जोशी जो कभी पार्टी की धुरी हुआ करते थे और जिन्हें मोदी शाह के दौर में हाशिए पर डाल दिया गया। जोशी जी इस बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स लेकर आए थे और अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे मूड में नजर आ रहे थे। लग रहा था कि जैसे जोशी जी पिछले 11 सालों से अदृश्य होकर सरकारी फाइलों को पलट रहे थे, मोदी के एक एक एक्शन का हिसाब लिख रहे थे और आज अपने नोट्स लेकर मीटिंग में पहुंचे थे। उन्होंने बैठक में खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि भारत की असली समस्याओं को समझने के लिए हमें डीग्रोथ की सोच अपनानी होगी। भारत में असमानता बहुत ज्यादा है। 2021 में देश की कुल संपत्ति का 65% सिर्फ शीर्ष 10% लोगों के पास था, बाकी 90% लोग बहुत कम हिस्से में गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब जोशी ने यहाँ वही बात कही जो इतने सालों से विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। लेकिन जोशी जी आप तब कहाँ थे? आपको तभी सबके सामने आकर विपक्ष का खुलकर समर्थन करना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दरअसल जीडीपी को लेकर के जो बीजेपी इतना ढिंढोरा पीटती है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसकी भी जोशी जी ने पोल खोलकर रख डाली। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $2,878 है, जबकि जापान की $33,955। यानी कि भारत भले ही जीडीपी के साइज में जापान को पीछे छोड़ दे, लेकिन आम भारतीय की जेब में पैसे बेहद कम है। उन्होंने कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर भी ध्यान देने की बात की और कहा कि अगर हम अपने विदेशी सहयोग पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो ये हमारे देश के लिए खतरनाक साबित होगा। यहाँ पर उनका निशाना ट्रंप द्वारा मोदी पर डील का दबाव डालने पर था। जोशी जी ने सिर्फ अर्थव्यवस्था की वैसे बात नहीं की, बल्कि समाज की गहरी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत के 1.58 करोड़ बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली की झुग्गियों में ही करीब 1/3 बच्चे नशे और शराब में फंसे हुए हैं। उन्होंने आत्महत्या की बढ़ती दर पर भी चिंता जताई। आंकड़े डराने वाले हैं। 2018 में 1,34,000 लोगों ने आत्महत्या की, जो 2022 में बढ़कर 1,70,000 हो गई थी। मतलब सिर्फ 3 साल के भीतर 35,950 छात्रों ने अपनी जान दी। वैसे जोशी जी ने किसी भी क्षेत्र में मोदी जी को नहीं बख्शा। शिक्षा पर भी उन्होंने सवाल उठाए। घबराइए नहीं, पीएम की डिग्री पर सवाल नहीं, बल्कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर सिर्फ और सिर्फ 32.7% है, जबकि जापान में ये
64.6% और पोलैंड में 75.3% है। इसका मतलब है कि भारत में बड़ी आबादी अभी भी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 43.5% आबादी अब भी खेती पर निर्भर है, जबकि जापान में ये सिर्फ 3% है। इतना बड़ा फर्क बताता है कि भारत में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितने कमजोर हैं। अर्थव्यवस्था और शिक्षा नीति का चिट्ठा खोलने के बाद जोशी जी ने डिजिटल इंडिया की भी धज्जियां उड़ाई। उन्होंने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में सामाजिक असमानता को और गहरा कर सकता है। उन्होंने हिमालयी सड़कों के चौड़ीकरण और हाल की प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता प्रकट की और कहा कि भारत क्लाइमेट इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। अब सोचिए, ये बातें अगर विपक्ष कहे तो बात अलग है, लेकिन जब संघ की मीटिंग में कही जाए तो उसका मतलब और बड़ा हो जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, यानी भागवत ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी गलतियां गिनाने के बाद भी जोशी जी ने एक बार भी इन गलतियों के लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया, ना किसी को पाकिस्तान चले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने वो सारी बातें की जिनकी विपक्ष बात करता आया है। वो तो मीडिया है जो विपक्ष की बात आप तक पहुंचाने नहीं देता है और सरकार के भीतर से भी अब कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर कोई बोलता भी है तो उसका हाल जगदीप धनखड़ जैसा कर दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना चाहिए। अब हालात बदल रहे हैं। वही मुरली मनोहर जोशी जिन्हें मोदी जी ने हाशिए पर डाल दिया था, आज वो आरएसएस द्वारा मंच पर लाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी की बातों से आरएसएस भी सहमत दिखाई दे रहा है। अब जब तक आप मजबूत हैं, लोग आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही ताकत कमजोर पड़ती है, वही लोग जिन्हें आपने किनारे लगाया था फिर से खड़े हो जाते हैं। आज यही हो रहा है। बीजेपी के भीतर भी असंतोष की आवाजें हैं। एनडीए के सहयोगी भी मौका ढूंढ रहे हैं और तो और आरएसएस की इन बैठकों से ये संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।